एक खिलाड़ी, एक ऐसा खिलाड़ी जो 4 ओलंपिक खेलता है, 96 में सपना देखता है ओलंपिक्स में मेडल जीतने का, और 96 का सफ़र 2012 में वो अपनी मंजिल तक पहुंचता है, और फिर वो इलेक्शन में भी खड़ा होता है, चुनाव लड़ता है। एक ऐसा खिलाड़ी जो अपनी मिट्टी में रहता है और अपने गांव के लोगों की, अपने आसपास के एरिया के लोगों की मदद करता है। कोरोना काल में भी वो डट कर खड़ा है। लेकिन आज हम उनसे नॉन पॉलिटिकल बातें करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मंजीत गौतम और मेरे साथ जाना माना चेहरा है पहलवान योगेश्वर दत्त। सर, सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल पे आपका। धन्यवाद भाई। राम राम सारी भाईजान है। कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? बिल्कुल बढ़िया है भैया, फिट हैं। और अब तो लॉकडाउन में भी और ज़्यादा फिट होने की कोशिश करें, क्योंकि यही काम है। अब तो घर पे रहो, फिट रहो, सेफ रहो। ठीक। तो सीधा सा सवाल मेरा आपसे यही है कि कैसे आपके अंदर कुश्ती का ये मतलब आपने चाहा कि मैं कुश्ती लड़ूं, कुश्ती में जाऊं? देखिए, जब मैं लगभग 7-8 साल का होऊंगा, जब मैंने पहली बार अखाड़े में गया और बच्चों के साथ ऐसे शाम को लड़ते झगड़ते बच्चों के साथ गया था मैं अखाड़े। मिट्टी देखे बच्चे मिट्टी में कुश्ती लड़ रहे हैं, वो उनके साथ लड़ा। और मेरे गांव में जो मेरे पहले गुरु मास्टर सतबीर जी थे, वो अखाड़े में थे। वो मेरे को, जैसे मैं जानते मेरे परिवार में ही थे, वो बोले कि रोज़ आया कर। तो मेरे को बोले, उसके बाद मैं हर रोज़ जाने लगा। पहली बार जब मैं गया, मेरे को नहीं पता था क्या है, क्या कुश्ती क्या है, कौन है। पर फिर मेरे को पता लगा मेरे गाँव के बलराज पहलवान हुआ करते थे, बहुत बड़े पहलवान थे। और कुश्ती लड़ने के दौरान ही उनका देहांत हुआ था। वो शायद 26 साल की एज में उनका स्वर्गवास हो गया। तो कुश्ती अखाड़े में ही गांव में लोग उनके बारे में बातें करते। मेरे तभी मन में था मेरे कोई पहलवान बनना, बड़ा पहलवान बनना है। मेरे को नहीं पता था उस टाइम पे ओलंपिक क्या होता है, पर मन में था बड़ा पहलवान बनना है। तभी से मैंने पहलवान बनने की तैयारी स्टार्ट की। आपने कहा कि ओलंपिक के बारे में आपको कब पता चला कि ओलंपिक भी कोई चीज़ है? उससे पहले मैं स्कूल नेशनल भी खेला था। स्टेट में भी मेरी पोजीशन आ चुकी थी, क्योंकि लगभग 89 या 90 में मैंने कुश्ती स्टार्ट कर दी थी। अच्छा। हाँ। और पर जैसे 1996 में लिंडर पीस का मेडल आया था, गांव में पहले टीवी तो बहुत कम होते थे, और बस समाचार ही आते थे, या सुबह चित्तर आ रही, या रंगोली पंगोली, या संडे को रविवार भी आ जाते थे। पर जो टीवी में जो खबर आई थी न्यूज़ पे, उस टाइम मेरे घर पे टीवी था। मेरे पिताजी ने बताया कि मैंने पूछा ये क्या हुआ है, मतलब क्या कहाँ जीत का है? बोला कि ओलंपिक में जीत के आया है ये, और इसका थर्ड आया है, ब्राउन्ज मेडल भी नहीं, थर्ड आया है, ब्राउन्ज मेडल आया है इसका। और ओलंपिक 4 साल तब मैंने पूछी थी, मेरे पिता ने बताया कि ये 4 साल में ओलंपिक होते हैं, और हिंदुस्तान का एक मेडल इसी का आया है इसमें, टेनिस में। तब मेरे मन में था, मतलब पूछा कि मतलब बोले कि सारी कुश्ती भी होती है, सारी काम होते, तभी मेरा ये था कि मेरे को भी ओलंपिक में मेडल जीतना है। उस तब से मैंने ओलंपिक के लिए मेडल। तो आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं, खेलने के लिए बाहर भी गए हैं। कुश्ती एक तो मिट्टी में हम लोग खेलते थे, एक मैट पे, इसमें आप क्या फ़र्क आपको दिखता है मैट में और इसमें? देखिए, बहुत फ़र्क है। कुश्ती है जो पॉइंट सिस्टम है, मैट पे है, जो हमें ओलंपिक में मेडल जीतना है, विश्व स्तर का पहलवान बनना है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का पहलवान बनना है, तो मैट पे कुश्ती करनी पड़ेगी। मिट्टी में हम लड़के ओलंपिक तक नहीं जा सकते। इसलिए देखिए, मिट्टी हमारी संस्कृति में मिट्टी से हम निकले हुए, मिट्टी की कुश्ती को हम नहीं छोड़ सकते। पर ओलंपिक की तैयारी को करनी है तो मैट पे हमें प्रैक्टिस करनी होगी। आज भी हम अकेडमी चलाते हैं, अखाड़ा बनाया हुआ है हमने। जब तक कुश्ती की मैट पे की, पर हम मिट्टी में भी करते रहते थे। मिट्टी की कुश्ती करने में अलग फ़ायदा है, पर ओलंपिक की तैयारी के लिए मैट पे बहुत ज़रूरी है। एक तो मिट्टी में कुश्ती धीरे लड़ी जाती है, ऐसे पैर कम चलते हैं, मैट पे पैर थोड़ी तेज़ चलते हैं। अगर मिट्टी से एकदम मैट पे जाएंगे तो अनकम्फर्टेबल फील करेंगे, और उतनी वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि मैट पे तो मैट शूज भी होते हैं, शूज भी पहन के कुश्ती लड़ना पड़ता है, क्योंकि बिना उसके तो वो अलाउड ही नहीं है, क्योंकि पूरी कास्ट्यूम वो पूरी यूनिफॉर्म होती है, जो एक वो लड़ने पड़ता है। पर मेरा मानना है कि अगर आपको ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन बनना है, तो आपको मिट्टी के साथ साथ मैट पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो ओलंपिक की हम बात करें, जैसे आप अलग अलग देशों के पहलवानों से मिले, तो आप उनसे बातचीत की होगी, तो लैंग्वेज कई बैरियर बनी है आपकी? बहुत ज़्यादा हमेशा बनती रही हैं, और तकरीबन जितनी पहलवान वो अपनी बोलते, जैसे पर कुश्ती में ज़्यादा रशियन चलती है, क्योंकि रशिया का दबदबा है कुश्ती में, सबसे ज़्यादा मेडल उनके आते हैं। और काफ़ी कंट्री हैं जो रशियन कंट्री हैं, 16-17 कंट्री तो वैसे रशियन ही हैं, उनमें रशियन चलती है। और उससे जो नज़दीक के जितने देश हैं वो भी रशियन समझते हैं। वहाँ पे इंग्लिश से ज़्यादा रशियन कुश्ती में रशियन भाषा की आपको जरूरत पड़ती है। पर धीरे धीरे हमें एक अपनी बात समझाने की, वो अगले की बात समझने की धीरे धीरे चीज़ें हम सीख गए थे। उसमें थोड़ी बहुत इंग्लिश भी हमने सीखी है, क्योंकि जब हमने कुश्ती स्टार्ट की और जब विदेश में, तब तो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी, और ना हमने कभी इंग्लिश की तरफ ध्यान दिया,
क्योंकि वो हमारा टारगेट वो था ही नहीं कि हमें इंग्लिश सीखनी है या हमें बस ये था कुश्ती सीखनी है और पहलवान बनना है, ओलंपिक देश के लिए मेडल जीतना है। तो जब आप देश के लिए मेडल जीत के आए थे, तो देश की मीडिया आपको कवर कर रही थी, तो उस वक्त आपके अंदर आपको क्या लगा था कि मैं कैसे मीडिया को फेस कर पाऊंगा, इनके सवालों के जवाब कैसे दूंगा, कुछ था आपके सामने? कभी भी मेरे मन में नहीं आया, क्योंकि हिंदुस्तान के जब बचपन से ही जब मैं और सुशील, क्योंकि बचपन एक साथ ही विदेश में जाने लगे, दोनों स्टार स्टेडियम में प्रैक्टिस, क्योंकि गांव में पहले प्रैक्टिस की, उसके बाद मैं दिल्ली स्टेडियम में चला गया था बचपन से मैं। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी देश के पत्रकार हैं, मीडिया वाले हैं, सबने बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्यार हमें दिया। उन्होंने, हमारा टारगेट तो था ही ओलंपिक मेडल जीतना, उन्होंने भी हमें एक हमारा उत्साह बढ़ाया कि आप लोग बहुत आगे तक जाओगे, आप ओलंपिक की उम्मीदें हो, ओलंपिक मेडल जीतोगे। और कोई बोलता है जब हम कुछ भी नहीं हो, जब बाहर वाला बोलता है तो वो बहुत ज़्यादा एक दवाई का काम करते हैं। इसलिए कभी भी हमने ये कभी मन में नहीं आया कि क्या तक कौन क्या पूछेगा, क्या जवाब देना है। और जिसने भी जो पूछा मैंने बिल्कुल दिल खोल के जो मेरे मन में, मैंने उसका वही जवाब दिया है। तो मतलब आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि मुझे इसको क्या जवाब देना चाहिए? नहीं, कभी भी नहीं। हाँ, पर कोई जब इंग्लिश में पहले पूछ लेता था, हम बोल देते थे कि इंग्लिश में भाई बहुत कम आती है, हिंदी में ही बात करो हमसे, पहले बोल देते। और कभी हमें शर्म महसूस नहीं है कि हमें इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी में बात करो। क्योंकि ये कोई वो नहीं है, हमें नहीं आती तो नहीं आती, हमने सीखने की कोशिश भी नहीं। हमें अपनी हिंदी आती है, अपनी हरियाणी आती है, आप इसमें हमसे बात कीजिए। ठीक बात। एक बात और है, जैसे देश में क्रिकेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हमारे इंडिया में कुश्ती को लोग कम जानते हैं, नॉर्थ इंडिया में जानते हैं। तो कभी आपको ऐसा लगा कि जैसी पॉपुलैरिटी जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं उनको मिलती है देश में या विदेश में, कुश्ती वालों को शायद इतनी मिलती या नहीं मिलती, इसके बारे में क्या सोचते? देखिए, वैसे तो कुश्ती पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में हर कोने में कुश्ती है, और सभी ने कुश्ती की है बचपन में। उसमें आपने भी कभी ना कभी अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ चाहे बैट पे कुश्ती लड़ी हो। आप ये बोलोगे कि चलो कुश्ती लड़ते हैं, ये नहीं बोलो चलो क्रिकेट खेलते हैं। आप किसी को जानवर को भी देखिए कि वो भी कुश्ती लड़ते मिलेंगे, कि ये तो हम नहीं बोल सकते कि, पर हाँ कुश्ती अब आज के टाइम में तो जैसे हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी है, इन स्टेटों में ज़्यादा क्रेज़ है और ज़्यादा, क्योंकि नंबर बार वाले और किसी स्टेट का नंबर ही नहीं आने देते। और अब तो हरियाणा में भी बहुत ज़्यादा किसी और का नंबर ही नहीं आने देते। पर कभी कभी वो चीज़ें पहले वो लगती थी, पर जब हमने मेडल जीते तो देशवासियों ने इतना मान सम्मान प्यार दिया कि वो वो चीज़ वो नहीं लगी। फिर हमें ये कि चाहे हमें कम लोग जानते हैं पर दिल से जाते हैं, हमें चाहे चाहने वाले कम हो पर दिल से चाहने वाले लोग हमें ज़्यादा हैं। योगेश्वर जब वो सड़कों पर निकलते हैं तो योगेश्वर लोगों से मिलते हैं, लोगों का क्या रिएक्शन रहता है, कैसे आपसे वो बात करते हैं, क्या रिएक्ट करते हैं, कुछ इसके बारे में अनुभव अपना बताइए। देखिए, जो मैं जानता सब मिलना तो सभी चाहते हैं, और कोई भी हो जिसको लोग जानते हैं तो उसके साथ फ़ोटो भी लेना चाहते हैं, उससे बात करना भी चाहते हैं। और मेरा हमेशा यही कोशिश रहती है कि जिस मिट्टी से मैं निकला हूँ, जिस उससे मैं निकला हूँ, एक आम इंसान की तरह है, और मैं सबसे बात करता हूँ। कोई भी हो, चाहे बड़ा छोटा, मैं वो चीज़ें नहीं देखता, मैं सबसे अच्छे से बात करता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि उसको ये फील ना हो कि भाई ये बड़ा पहलवान है या इसमें घमंड है। उसको ये लगना चाहिए कि हाँ भाई ये भी आम इंसान है और हम भी इसकी तरह बन सकते हैं। और हमसे कोई छोटा बच्चा सब मिल के और बड़ा पहलवान बनता है, वो हमारी चीज़ को एक आम इंसान, खुद को अपने आप को आम इंसान समझे, तो मेरे लिए खुशी की बात क्या होगी। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं सबसे अच्छे से बात करूं, आम इंसान बन के, बड़ा पहलवान ना बन के, एक आम इंसान बन के उनसे बात करूं, तो उनको भी अच्छा लगेगा और वो भी सोचेंगे कि हमें भी ऐसा ही बनना है। तो अभी आप योगेश्वर दत्त अकेडमी चला रहे हैं, योगेश्वर दत्त के नाम से ही, कितने आपके पास पहलवान? देखिए, हमने 3 साल अकेडमी स्टार्ट हो चुकी है और लगभग 150 बच्चे हमारे पास हैं। फिर फिलहाल तो लॉकडाउन में तो बच्चे नहीं हैं, सभी हमने घर भेज दिए हैं। सुरक्षा को देखते हो क्योंकि बीमारी का पता ही नहीं कैसे आती है, कहाँ से आती है, इसका तो उन्हें बाद पता लगता है। और चाणक्य जी ने एक बात कही है कि जब शत्रु अदृश्य हो, दिखाई ना देता हो, तो हमें भी अदृश्य होना, छुप जाना चाहिए जब तक शत्रु का पता ना लगे। इसलिए सभी बच्चों को हमने घर भेज रखे और हम भी उसी चीज़ को फॉलो करते हैं कि शत्रु में नहीं दिखता, जब तक शत्रु दिखाई नहीं देता, उसके खिलाफ कोई हमारे पास हथियार नहीं आ जाता, तब तक हम भी अपने आप को सुरक्षित रखें, बचा के रखें। और कोरोना को हराने का हथियार अभी नहीं बना है, कोई वैक्सीन नहीं बनी है, इसलिए हमें भी, आप सबको भी सुरक्षित रहना है। बस मेरा योगेश्वर जी आखिरी सवाल यही है, अकेडमी में जब आप बच्चों को या जो पहलवान, छोटे पहलवान, उनको टेक्निक सिखाते हैं, वो क्या मॉडर्न है या फिर आपके ग्रास रूट से जुड़ी हुई चीज़ें? देखिए, जो चीज़ें मैंने बचपन में महसूस की हैं, कमियाँ महसूस की हैं,
वो चीज़ें मैं बचपन से उन चीज़ों बच्चों को वो चीज़ें सिखाते हैं। मैट पे कुश्ती कराते हैं, मिट्टी के साथ साथ मैट पे ज़्यादा टाइम लगाते हैं। और जो कुश्ती की जो पहले जो बच्चा 8-10 साल का आएगा, 12 साल का आएगा, तो पहले मोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो सिखाते हैं। जो हमारे जो दाव हैं, डाक है, दो बिना काल कला जंग, वो खड़ा होना कि भाई क्या पोजीशन होती है। उसके बाद फिर बारीकियाँ सिखाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में बारीकियाँ नहीं बता सकते हम, पहले बेसिक चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। इसलिए हमारे पास जो कोच साहब हैं, राम फरमान द्रोणाचार्य अवार्डी कोच साहब हैं, जो स्टेडियम में हमारे साथ थे, हमारे कोच थे, उसको हम लेके आए यहाँ पे। उनकी वजह से आज, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा था उनका, उनकी वजह से हमें दिन रात वो देखते रहते थे कि ये योगेश्वर है, सुशील है, कि बच्चे सोया नहीं सोया। हमको सुला के वो सोते थे। सुबह डिसिप्लिन बहुत तगड़ा था, मतलब एक कमरे से दूसरे कमरे में बच्चे नहीं जाते थे। और कोच साहब आज यहाँ पे हमारे रामफल कोच साहब यहाँ पे हैं, वही डिसिप्लिन यहाँ पे भी है। बच्चा एक रूम से दूसरे रूम में जा सकता, बच्चा यहाँ से आगे नहीं जा सकता, इससे पीछे पिछड़ेगा, आगे भी जाएगा तो पूछ के जाएगा, क्योंकि कुश्ती में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। हर खेल से ज़्यादा डिसिप्लिन कुश्ती में ज़रूरी है, और कठोर होना ही बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बच्चों को की पिटाई भी कर देते हैं छोटे, क्योंकि बिना मारे बच्चे नहीं डरते। और हमारे जैसे बोलते कि बच्चों को मत मारो, वो चीज़ें हमने हमारे माँ बाप ने खूब पिटाई की, हमारे कोचेज ने, हमारे जो मास्टर स्कूल वो भी मारते थे, पर आज चीज़ें बदली हैं। पर कुश्ती में वो चीज़ें हमने नहीं बदलने दी। यहाँ बच्चों को मारते भी हैं, क्योंकि उनके अच्छे के लिए, उनकी भलाई के लिए मारते हैं, तो वहाँ भी वो चीज़ें लागू हैं। अगर बच्चा नहीं मानता तो उसको पिटाई भी करते हैं। जी सर, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए हमसे। ये योगेश्वर दत्त थे, हरियाणा की मिट्टी से जुड़े हुए पहलवान, हरियाणा के पहलवान। हरियाणा देश में बहुत सारे पहलवान देता है। आपने इनकी बातचीत सुनी, बातचीत से ही लगता है कितना मिट्टी से जुड़े हुए हैं। अपनी देश की बोली बोलते हैं, अपना खान पान अपने तरीके से बात करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं मिलता इसमें। इस तरह की और सारी ओपन स्टोरीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इन वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी लगे अच्छा बुरा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार, मैं मंजीत गौतम।